आप देख रहे हैं संसद टीवी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। स्वागत है आपका आज की खबर में। बताएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें और सबसे पहले नजर हेडलाइंस से। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए थमा चुनाव प्रचार। आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। अब डोर टू डोर कैंपेन पर जोर। 68 सीटों के लिए शनिवार को होगी वोटिंग। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर बढ़ी सरगर्मी। बीजेपी की 160 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। दूसरे चरण की 93 सीटों के लिए अधिसूचना के साथ नामांकन शुरू। सुरक्षा ढांचे के लिए सूचना युद्ध और साइबर हमले बड़ी चुनौतियां। दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में रक्षा मंत्री का संबोधन। कहा, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बीच कम हो रही दूरी। कंबोडिया के 3 दिवसीय दौरे पर कल रवाना होंगे उपराष्ट्रपति। आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कंबोडिया के प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम। T20 विश्व कप के फाइनल में पाकिस्तान और इंग्लैंड की होगी भिड़ंत। एडिलेड में दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड टीम ने इंडिया को हराया। T20 में 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने विराट कोहली। और आइए अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। यहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति ने पुरी में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए करीब 2 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान लोगों ने उनका अभिनंदन किया। नवगठित भारत अमेरिका सीईओ फोरम ने दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की। इस बैठक की अध्यक्षता वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका की वाणिज्य मंत्री जीना रायमोंडो ने संयुक्त रूप से की। सरकार ने आधार नियम में संशोधन किए हैं। इसके तहत आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार संबंधित दस्तावेजों का अपडेट कराना जरूरी होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इससे आधार पर सटीकता सुनिश्चित होगी। सुप्रीम कोर्ट ज्ञानव्यापी काशी विश्वनाथ मामले की सुनवाई के लिए पीठ का गठन करेगा। हिंदू पक्ष ने ज्ञानव्यापी परिसर में बंद तहखानों का ताला खुलवाकर सर्वे कराने की मांग की है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने डिंपल यादव को पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। ये सीट समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के कारण खाली हुई है। भारत ने 2022 की पहली छमाही में सौर उत्पादन के जरिए ईंधन लागत में 4.2 अरब डॉलर और 1.94 करोड़ टन कोयले की बचत की। एक रिपोर्ट में ये जानकारी मिली है। मालदीव के माले में एक गैराज में आग लगने से 8 भारतीयों समेत 10 की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मृतकों की शिनाख्त जारी है। हाई कमीशन प्रभावित भारतीयों और उनके परिवारों को सहायता प्रदान कर रहा है। कुपवाड़ा पुलिस ने सेना के 21 RR और 47 RR के साथ मिलकर उत्तरी कश्मीर में चल रहे एक टेरर फंडिंग और भर्ती मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5 पिस्टल, 10 मैगजीन, 2 हथगोले और 1 IED सहित दूसरी सामग्री बरामद की गई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इंडोनेशिया में होने वाले G20 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन, चीन के राष्ट्रपति समेत कई नेता 15 नवंबर से बाली में शुरू हो रहे 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दक्षिण अफ्रीका की पूर्व राष्ट्रपति FWD क्लार्क का नोबेल शांति पुरस्कार केपटाउन स्थित उनके घर से चोरी हो गया। उनकी फाउंडेशन ने इसकी पुष्टि की है। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ।
हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा की 68 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार थम गया और इन सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। हिमाचल प्रदेश में मुख्य मुकाबला जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। बीजेपी और कांग्रेस ने सभी सीटों पर, जबकि आम आदमी पार्टी ने 67, बहुजन समाज पार्टी ने 53, सीपीएम ने 11, सीपीआई ने 1 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। 24 महिलाओं समेत कुल 412 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें अनुसूचित जाति की 17 और अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें शामिल हैं। राज्य की अहम माने जाने वाली सिराज सीट से बीजेपी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उम्मीदवार बनाया गया है, तो कांग्रेस ने चेतराम ठाकुर को टिकट दिया। इसके अलावा दिग्गज नेता दिवंगत वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह एक बार फिर शिमला ग्रामीण सीट से मैदान में हैं। उनके खिलाफ बीजेपी ने रवि मेहता को उतारा है। प्रदेश की राजनीति में बड़ा कद रखने वाले कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर को मंडी जिले की दरंग सीट से पार्टी ने फिर प्रत्याशी बनाया। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, हमीरपुर, सोलन, शिमला, ऊना, बिलासपुर और सिरमौर सबसे अधिक उम्मीदवार निर्वाचन क्षेत्र हैं। सबसे कम उम्मीदवार वाले निर्वाचन क्षेत्रों में लाहौल स्पीति और किन्नौर शामिल हैं। आपको बता दें कि राज्य में कुल 55,74,793 मतदाता हैं। राज्य में 1,93,106 युवा मतदाता पहली बार मतदान करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदान के सुचारू संचालन के लिए राज्य में 7,881 मतदान केंद्र बनाए हैं। कांगड़ा में सबसे अधिक 1,625, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 92 मतदान केंद्र बनाए गए। और चुनाव से जुड़ी कुछ और अन्य खबरें। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई जगहों पर रैलियां की। उन्होंने प्रदेश में चुनाव जीतने पर कॉमन सिविल कोड लागू करने का वादा किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मिशन के लिए तो कांग्रेस कमीशन के लिए काम करती है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि दोबारा सरकार बनाकर बीजेपी रिवाज बदलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज हिमाचल प्रदेश में कई चुनावी सभाएं की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार की विकास योजनाओं को दोहराया। कांग्रेस पार्टी ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में विजय आशीर्वाद रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने जनता से आशीर्वाद मांगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार के दौरान 2/3 बहुमत मिलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ये समूचे विपक्ष के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। और आइए सीधा रुख कर लेते हैं शिमला का। पवन कुमार शर्मा मेरे सहयोगी वहां से लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। पवन, चूंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, पारा जाहिर तौर पे आज कम से कम जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा हो चुका होगा। अब जो गेंद है वो जनता जनार्दन के पाले में है। वो कौन से अहम मुद्दे हैं जो जनता के जहन में है और जिसको लेकर वो निकलेंगे 12 तारीख को वोट के लिए? अमृता, जैसा आपने कहा कि प्रचार जो है वो बिल्कुल थम गया है। दो जो पार्टियां हैं मुख्य, बीजेपी और कांग्रेस, पूरे जो प्रचार अभियान चला उसमें पूरी ताकत झोंकी। केंद्र के जितने भी बड़े नेता थे, फायर ब्रांड नेता और जो स्टार प्रचारक है दोनों पार्टियों के, कई राज्यों के मुख्यमंत्री, कई केंद्रीय मंत्री, स्वयं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब जो है एक नहीं कई कई रैलियां की। प्रधानमंत्री ने 9 जिलों तक रैलियां की, लगभग 8 से 9 रैलियां की। वैसे ही गृह मंत्री भी यहाँ पे आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पहुंचे, केंद्रीय मंत्री सभी पहुंचे। तो अब क्योंकि प्रचार थम गया है और अब हिमाचल प्रदेश साइलेंट जोन हो गया है, क्योंकि परसों 12 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होगा और प्रदेश की जनता जो है अपनी जो राय है वो बटन दबाकर जो है वो तय कर देगी और फिर 8 दिसंबर को इसके परिणाम आएंगे। जहां तक आपने मुद्दों की बात की तो
क्योंकि मैं भी बहुत सारे क्षेत्रों में शिमला के आसपास जितनी विधानसभा सीटें हैं वहां मैंने लोगों से बातचीत की, अलग अलग वर्गों के लोगों से बातचीत की। तो जैसे युवाओं से मिले तो बेरोजगारी उनके लिए बड़ा मुद्दा है। और जो अगर कर्मचारी वर्ग की बात करें तो यहाँ एक ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको उसकी बहाली को लेकर जो है हिमाचल प्रदेश में वो लागू, ये बड़ा मुद्दा बन गया है। ये माना जाता है हिमाचल प्रदेश में जो कर्मचारी हैं वो तय करते हैं सरकार को, तो ये बड़ा मुद्दा उभर के आया है। और कांग्रेस ने कहा है कि पहली कैबिनेट जब आएगी तो हम इसको लागू कर देंगे, इसकी अप्रूवल दे देंगे। आज जो है बीजेपी की तरफ से इसमें कमेटी बनाने की बात कही थी, पर आज अंतिम दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि आप कांग्रेस के बहकावे में मत आए, बीजेपी ही इस समस्या का समाधान करेगी। तो उनका इशारा था कि ओपीएस का जो समाधान है वो बीजेपी करेगी, क्योंकि वो भाप गए कि कर्मचारियों में बड़ा मुद्दा बन रहा है। उसी तरह किसान बागवानों का यहाँ पे बड़ा मुद्दा है, महंगाई जाहिर तौर पे मुद्दा है, क्योंकि दूर दराज क्षेत्र है अमृता यहाँ पे, और एक गैस का सिलेंडर पहुंचाने में दूर दराज क्षेत्र में मुश्किल होती है, और जब वो महंगा होता है वहां की जो आम गृहिणी है उसके लिए वो मुश्किल रहता है। तो ये भी यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा है। खास बात इस बार ये रही कि महिलाओं को टारगेट किया सभी पार्टियों ने, दोनों विपक्षी पार्टियों ने, और कांग्रेस ने जहां 1500 रुपए देने की बात करी महिलाओं को, तो वहीं गारंटी दी, कांग्रेस ने दिया है गारंटी, 10 गारंटियां दी हैं कांग्रेस ने इस बार। वहीं बीजेपी ने अलग से स्त्री शक्ति संकल्प पत्र, घोषणा पत्र एक होता है पार्टी का, पर पार्टी ने महिलाओं के अलग से संकल्प पत्र जारी किया इस बार। तो ये जाहिर तौर पे महिलाओं का आकर्षित करने की जो आधी आबादी है प्रदेश की, उसको अपनी ओर वो वोट दें, पार्टी को, बीजेपी को वोट दें, इसके लिए उन्होंने ये संकल्प पत्र जारी किया। तो जाहिर तौर पे चाहे कर्मचारी हो, महिलाएं हो, युवा हो, वो सभी जो है उनके अपने मुद्दे हैं और उसको लेकर वो उसी तरह से वोट भी करेंगे। बिल्कुल पवन, कुल मिलाकर पार्टियों ने तो अपनी ताकत जो है वो पूरी तरह से झोंक दी है, लेकिन अब जो फैसला है वो जनता को लेना है और देखना होगा कि 12 तारीख को वो किस पर अपना जो है वो बटन दबाते हैं और उनके जहन में कौन से मुद्दे हैं जो इस चुनाव पर हावी होते हैं। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका। इधर बीजेपी ने 182 सदस्यीय गुजरात विधानसभा के 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए 160 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को उनके निर्वाचन क्षेत्र घाट लोढ़िया से उम्मीदवार बनाया गया है। सूची में मौजूदा कई विधायकों के टिकट काटे गए हैं। पार्टी ने 1 दिसंबर को पहले चरण में 89 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 84 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। वहीं 5 दिसंबर को दूसरे चरण के चुनाव के लिए 93 सीटों में से 76 पर उम्मीदवारों की घोषणा की गई। सूची में 69 मौजूदा विधायक शामिल हैं। इस सूची में 14 महिलाएं, अनुसूचित जाति के 13 और अनुसूचित जनजाति के 24 उम्मीदवार शामिल हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल समेत राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं ने चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। इस संबंध में पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखा गया। श्री विजय भाई रूपाणी जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता, गुजरात सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे श्री भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा जी, श्री पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और मंत्री भी श्री आरसी फल्दू जी साथ रहेंगे। उन्होंने खुद ने अपनी तरफ से कहा, पत्र लिख करके कहा कि वो स्वयं चुनाव न लड़कर पार्टी संगठन के लिए कार्य करेंगे। और आइए अब नजर कुछ और अहम खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत ऐसी विश्व व्यवस्था में यकीन नहीं रखता जहां कुछ देशों को दूसरे देशों से श्रेष्ठ माना जाता है। दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि बिजली उत्पादन, परिवहन, सार्वजनिक क्षेत्र और विनिर्माण की प्रमुख कंपनियों पर साइबर हमले का ज्यादा खतरा बना रहता है। सूचना युद्ध की चुनौतियों के संबंध में राजनाथ सिंह ने कहा कि इससे देश में राजनीतिक स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। सोशल मीडिया और दूसरे ऑनलाइन मंचों का इस्तेमाल लोगों की राय या दृष्टिकोण में परिवर्तन करने के लिए किया जा रहा है। From the beginning of the tribal system till the development of the state and nation, there have been changes in the paradigm of security, but the broad concept of security still remains the same. And this broad concept of security is the protection of human freedom, human rights, and the human dignity. The full potential of society's development can be realized only when its security is ensured.
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय में नए भारत के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे, सूचना और नवाचार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि 34 साल बाद नई शिक्षा नीति के जरिए शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि पहली बार इस शिक्षा नीति ने भारतीयता को समझा है और ये गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा कि योग्य और मेहनती लोगों की वजह से ही वैश्विक संकट के बीच भी भारत तेजी से प्रगति कर रहा है। दुनिया इतना बड़ा संकट झेल रही है, दुनिया के देशों में परेशानी है, अन्न की परेशानी है, ग्रोथ कम है। ऐसी परिस्थिति में इंडिया इज अ शाइनिंग स्टार। And all this because our people are talented. They are hard working. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में सूरजमल स्मारक शिक्षा संस्था के स्वर्ण जयंती समारोह को भी संबोधित किया। उन्होंने महाराजा सूरजमल को राष्ट्रवाद का प्रतीक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी महापुरुष को याद करने का सही तरीका यही है कि उनके आदर्शों को स्थापित किया जाए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संस्था के पूर्व छात्रों का मजबूत नेटवर्क बनाना समय की मांग है और ये पूर्व छात्रों के लिए समाज को वापस देने का समय है, क्योंकि दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालय अपने पूर्व छात्रों से ही ताकत हासिल करते हैं। हमको एल्यूमिनाई का एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए। इट इज टाइम फॉर द एल्यूमिनाई to give back to the society through this institute. It is not important कि कौन कितना contribute करता है। What is important is कि आदमी contribute करे। Contribute can be by human effort, can be by an idea, can be by a concept. और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चेन्नई में SRM इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ आधुनिकता को अपनाकर विश्वविद्यालयों के माध्यम से देश की वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज दुनिया को उम्मीद है कि सभी चुनौतियों का समाधान भारत के युवाओं की क्षमता से ही संभव है। लोकसभा अध्यक्ष ने उम्मीद जताई है कि 21वीं सदी भारत की होगी, जब भारत का नौजवान दुनिया की हर चुनौती का समाधान निकालने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि नए भारत के निर्माण में भारत के युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं से लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी निभाकर देश के नवनिर्माण में योगदान देने की अपील की। हमें इस देश और दुनिया के अंदर परिस्थितियों की बदलती परिस्थितियों के अंदर अपने आप को किस तरीके से सर्वश्रेष्ठ बौद्धिक क्षमता से, कड़ी मेहनत से, कड़ी परिश्रम से दुनिया के अंदर मैं ही सबसे आगे रहूंगा, मुझे ही दुनिया के इस परिवर्तन दौर के अंदर नेतृत्व करना है, मुझ में ही अद्भुत क्षमता है। इस आत्मविश्वास के साथ आपको इस कैंपस से बाहर निकलकर देश और दुनिया की इन चुनौतियों का समाधान आपको ही करना है, ये मानकर आप इस संकल्प के साथ विश्वविद्यालय से निकलें। और आइए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संसद टीवी, क्योंकि ब्रेक के बाद हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां और भी कई महत्वपूर्ण समाचार। An initiative by Sansad TV to bring you common words related to the Constitution and legislatures in languages included in the 8th schedule of the Constitution. Today's word is Constitution. अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदी में संविधान कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को संस्कृत भाषा में संविधान कहते हैं।
कॉन्स्टिट्यूशन அரசியல் சட்டம் कॉन्स्टिट्यूशन को असमीज में संविधान बोलते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज की खबर और अब नजर राज्यों से जुड़ी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बेंगलुरु में नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे और 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की 64वें दिन की शुरुआत महाराष्ट्र के नांदेड़ के कापशी चौक से हुई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ पार्टी के कई नेता पदयात्रा में शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी वित्त वर्ष के बजट के लिए आम जनता से सुझाव मांगे हैं। ये बजट युवा वर्ग को समर्पित करने का निर्णय लिया गया है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने कहा कि सीमा विवाद हल करने के लिए असम के साथ दूसरे दौर की बातचीत इस महीने के अंत तक शुरू होने की संभावना है। दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनावों से पहले एक वचन पत्र जारी किया है, जिसमें शहर के प्रत्येक झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को EWS फ्लैट उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। पंजाब में मतदाता सूची का विशेष सारांश संशोधन शुरू किया गया। विशेष सारांश संशोधन 2023 एक मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ शुरू हुआ और यह 8 दिसंबर तक चलेगा। कोयंबटूर में एक मंदिर के सामने कार सिलेंडर विस्फोट मामले की जांच कर रहे NIA ने राज्य भर में 45 ठिकानों पर तलाशी ली। तलाशी उन संदिग्धों के ठिकानों पर की गई जिनके कुछ प्रतिबंधित संगठनों से ताल्लुक थे। मुंबई पुलिस ने 13 नवंबर से 12 दिसंबर तक ड्रोन, रिमोट से नियंत्रित विमान, पैराग्लाइडर, निजी हेलीकॉप्टर और गर्म हवा के गुब्बारों की उड़ानों पर रोक लगा दी है। यह आदेश 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए घातक आतंकी हमले की बरसी के तहत जारी किया गया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रोहतांग और लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। और कुछ और खबरें भी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 19वें आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन और 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 11 से 13 नवंबर तक कंबोडिया का दौरा करेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 12 और 13 नवंबर को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस वर्ष आसियान भारत संबंधों की 30वीं वर्षगांठ है और इसके अलावा वे 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति की कंबोडिया के प्रधानमंत्री और दूसरे कंबोडियाई गणमान्य व्यक्तियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठक होगी। During the summit, the Vice President and ASEAN leaders will review the commemorative activities which have been held during the course of the year. They will also take stock of the progress made and exchange views on future course of our relationship and the relationship in the coming decade. Important regional and international developments would also be discussed during the interaction. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया में होने वाले G20 के शिखर सम्मेलन में वो शामिल होंगे। इसके लिए वे 14 नवंबर को 3 दिनों की यात्रा पर बाली जाएंगे। इंडोनेशिया के मशहूर शहर बाली में वे मुख्य शिखर सम्मेलन के अलावा 3 अलग अलग सत्रों में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि इन तीनों सत्रों में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटाइजेशन से बदलाव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो के अलावा शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले कुछ दूसरे नेताओं के साथ अलग से बैठक करेंगे। G20 दुनिया के विकसित और तेजी से विकासशील 20 देशों का समूह है,
जिसमें अमेरिका और रूस के अलावा भारत और चीन जैसे देश शामिल हैं। G20 leaders will deliberate extensively upon key issues of global concern under the summit's theme of Recover Together, Recover Stronger. 3 working sessions will be held as part of the G20 summit agenda, as you know. Food and energy security is one, health is the other, and finally, digital transformation. At the closing session of the summit, President Widodo will symbolically hand over the G20 presidency to Prime Minister Shri Narendra Modi. और एडिलेड में आईसीसी T20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारतीय टीम का 11 साल बाद फिर से आईसीसी खिताब जीतने का सपना टूट गया। इंग्लैंड ने T20 विश्व कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां उसका सामना पाकिस्तान से होगा। कल खेले गए पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हराया था। आज भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मुकाबले में एलेक्स हेल्स और कप्तान जोस बटलर के नाबाद अर्धशतकों और पहले विकेट के लिए 170 रन के रिकॉर्ड अटूट साझेदारी के दम पर इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से हरा दिया। इससे पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी भारतीय टीम के लिए ना तो विराट कोहली के बल्ले में वो तेवर नजर आए और ना ही सूर्य कुमार यादव चमक सके। हार्दिक पांड्या ने फिनिशर की भूमिका बखूबी निभाते हुए 33 गेंद में 63 रन बनाकर टीम को 6 विकेट पर 168 रन तक पहुंचाया। इस मैच में 50 रनों की पारी खेलने वाले विराट कोहली T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने रास महोत्सव के दौरान एक मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी है। आप इसका लुत्फ उठाइए। हमें इजाजत दीजिए। देखते रहिए संसद टीवी और नमस्कार। Hey,